कुल मिलाकर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि भारत में कम दाम पर, कम मूल्य पर, कम लागत पर, कम सैलरी, कम वेतन पर लोगों को नौकरी दें, किसके रूप में? क्लर्क के रूप में। इसलिए भारतीय भाषाओं के संरक्षण के उद्देश्य को दिखाते हुए सन 1800 में 10 जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। कैसे हुई? 10 जुलाई 1800 में। संस्थापक कौन थे? अब यहां से ये सारे प्रश्न आपके यहां पूछे जाते हैं। किसके संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली ये कौन थे? तो तत्कालिक तो उस समय के ये गवर्नर थे। कौन थे ये? गवर्नर थे। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि सन 1810 जुलाई में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली, जो कि तत्कालिक गवर्नर थे, उनके समय में हुई। अब उन्होंने इसका उद्देश्य क्या बताया? जैसे आज हम कोई स्कूल खोलेंगे तो हम उसका उद्देश्य बताएंगे ना कि हम किस लिए इसका स्थापना कर रहे हैं। तो मैंने वास्तविक स्थिति बताई, अंग्रेज क्यों किए, लेकिन अंग्रेजों ने क्या बताया वो भी हम देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य उन्होंने क्या बताया। तो उन्होंने इसका उद्देश्य जो बताया, अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं, रीति रिवाजों का ज्ञान कराना, जिससे अंग्रेजी राज सुदृढ़ हो सके। जिससे अंग्रेजी राज सुदृढ़ हो सके। ठीक है, पहला। दूसरा, भारतीय भाषाओं का संरक्षण, अनुवाद कार्य। फोर्ट विलियम कॉलेज ने बहुत सारी पुस्तकों का क्या किया? अनुवाद भी किया।
तो भारतीय भाषाओं का संरक्षण, अनुवाद कार्य, अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं के रीति रिवाजों का ज्ञान कराना, यह सब इसके उद्देश्य थे। अब इसके अलावा कुछ और भी उद्देश्य थे, उस पर भी बात करेंगे। नवागत आईसीएस अधिकारियों उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज, ये होता था आईसीएस, अधिकारियों को हिंदुस्तानी भाषाओं का ज्ञान करवाना। तो जो भी नवागत आईसीएस अधिकारी थे उन्हें ज्ञान करवाना, अंग्रेजों को भारतीय साहित्य से परिचित करवाना। तो ये था फोर्ट विलियम कॉलेज का उद्देश्य। इसमें और भी चीजें हैं। अब यहां पर ब्रिटिश अधिकारी जो थे, जिसमें अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा उद्देश्य था या नहीं था, और उसमें यह दे दे कि प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, क्या यह फोर्ट विलियम कॉलेज का उद्देश्य था, तो आप बताएंगे हां, क्योंकि उसी का एक अलग रूप में लिखा दिया गया है कि नवागत आईसीएस अधिकारियों को हिंदुस्तानी भाषाओं का ज्ञान कराना। यानी आपसे अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, प्रशासनिक प्रशिक्षण यह हो जाएगा इसका। तो नवागत आईसीएस अधिकारी, या आप लिख देंगे कि प्रशासनिक प्रशिक्षण जो इसका था, कार्य था। प्रकाशन, जो प्रकाशन का कार्य है यह भी इसका है। ठीक है, अब चलिए, अब यहां देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी पुस्तकें थीं जो लिखी तो गई थीं लेकिन उनका प्रकाशन नहीं हो पाया था। उन पांडुलिपियों को प्रकाशित करवाने का काम भी फोर्ट विलियम कॉलेज ने किया है। अब फोर्ट विलियम कॉलेज की और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसे भी हम देखते हैं। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। देखिए, ये क्लास तो आज पेड होनी थी, ऐप पर होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि आज संस्था बंद है और कोई आया नहीं, मतलब कोई कर्मचारी नहीं आया जो क्लास लगा सके। तो फिर मैंने कहा कि अब पब्लिक ही चल के कुछ पढ़ा देते हैं, तो ये कारण थे। अब इसके बाद सेकंड स्टेप इसमें आता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में भारतीय भाषाओं के अलग अलग प्रोफेसर नियुक्त किए गए। वो कौन थे? तो भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर
अब भारतीय भाषाओं के जो प्रोफेसर थे वो कौन थे, यह भी पूछा जाता है। पहला, जॉन गिलक्राइस्ट, जॉन जॉन गिलक्राइस्ट 18 अगस्त 1800 से ये कब से कब तक रहे भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर, तो 18 अगस्त 1800 से 23 फरवरी 1804 तक। इनका कार्यकाल रहा। कैप्टन जेमल मेयर, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 6 जनवरी 1806 से 6 जनवरी अब इनका कार्यकाल केवल 2 साल का रहा, 1808 तक रहा। 2 फरवरी, डेट याद करना जरूरी नहीं है, अगर नाम भर याद रह जाए तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो कैप्टन जेमल मेयर, जॉन गिलक्राइस्ट, इसके बाद कैप्टन जॉन विलियम टेलर, कैप्टन जॉन विलियम टेलर, फरवरी 1808 से मई 1823 तक। ये कैप्टन जॉन विलियम टेलर थे, फरवरी 1808 से मई 1823 तक का इनका समय है। ठीक है, इसके बाद मेजर विलियम प्राइस चौथे, मेजर विलियम प्राइस। देखिए, आपसे प्रश्न कैसा पूछा जाएगा कि भाई इनमें से कौन है जो भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर नहीं थे, तो मई 1823 से मई 1823 से दिसंबर 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 1831 तक तो ये दिसंबर 1823 से 31 तक फोर्ट विलियम कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के तौर पर रहे। अब एक प्रश्न यहां पूछा जाता है कि किस प्रोफेसर के बाद भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर का पद समाप्त कर दिया गया, किसके बाद यह पद ही समाप्त कर दिया कि भाई ऐसा है कि अब यह पद ही नहीं रहेगा, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कौन थे वो? तो वो थे मेजर विलियम प्राइस,
समाप्त कर दिया गया। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि किसके बाद से यह पद समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, अब एक प्रश्न यहां और पूछा जाता है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है यह कब तक चला, यानी इसकी शुरुआत कब हुई और फोर्ट विलियम कॉलेज कब से कब तक चलता है। अब यहां एक चीज और इसके पीछे का कारण था। श्री रंगपट्टनम में टीपू सुल्तान पर अपनी जीत की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए 4 मई 1800 को नींव की कानून को पीछा कर दिया था। चलिए अब इसमें यह लिखते हैं किसे कब बंद किया गया। तो 24 फरवरी 1854, 54 को फोर्ट विलियम कॉलेज बंद कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब शुरू हुआ और कब तक यह चला। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कॉलेज के विषय में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हम लिखेंगे। पहला है स्वदेशी भाषाओं के साथ हिंदी के प्रचार प्रसार को बल मिला। पहला। जॉन गिलक्राइस्ट भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर रहते हुए भारतीय विद्वानों से हिंदी उर्दू में सकें तैयार
करवाई। कौन कौन सी पुस्तकें इन्होंने तैयार करवाई थी, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। लल्लू लाल के द्वारा प्रेम सागर। अब जैसे आपको याद भी करना हो तो क्या याद करेंगे, जो लल्लू लोग होते हैं वो प्रेम करते हैं, यानी लल्लू लाल, प्रेम सागर, और सदल मिश्र नासिकेतो व्याख्यान। तो ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो सदैव पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, ये महत्वपूर्ण है। इनके अलावा कुछ पुस्तकें और हैं जिनमें सिंहासन, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, अभिज्ञान, शकुंतलम, ज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम हिंदी अनुवाद कर एवं प्रकाशन का कार्य, इसका हिंदी अनुवाद भी कराया गया और इसका प्रकाशन का कार्य भी इन्हीं के द्वारा करवाया जाता है। अब ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, इसने एक बड़ा काम किया। जैसे पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज किन भाषाओं को एक ही मानता था, तो इसमें जवाब आएगा हिंदी, उर्दू, फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, रेखता भाषाओं को एक ही मानता था। उनका यह मानना था कि ये हिंदी, जिसे आप आज प्रयोग कर रहे हैं मानक हिंदी, उर्दू, आज बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि उर्दू भारत की भाषा है, तो मेरे जानकारी में उर्दू बाहर की भाषा नहीं, उर्दू का जन्म भी भारत में ही होता है, और हिंदी और उर्दू दोनों साथ साथ जन्म लेती हैं। हिंदुस्तानी भाषा जिसमें उर्दू मिली हुई थी अधिक, देहलवी के नाम से भी जो जानी जाती थी, हिंदुस्तानी है, और एकता जिसमें खड़ी बोली थी। तो इस प्रकार से ये जो अन्य नाम है, इन नामों को वो एक ही मानते हैं, एक ही मानने के वो पक्षधर हैं। अब यहां एक प्रश्न पिछली बार पूछा गया था कि जॉन गिलक्राइस्ट, क्या पूछा गया, जॉन गिलक्राइस्ट खड़ी बोली के कितने रूप मानते हैं? जॉन गिलक्राइस्ट
खड़ी बोली के 3 रूप मानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। दरबारी या फारसी शैली, ये क्या थी? इसमें फारसी शब्दावली का अधिकाधिक प्रयोग। अब देखिए, जैसे हिंदी में भी कई रूप मिले, अगर होली अभी मनाई गई आपके यहां, तो होली की जो फाग है या होली के जो गीत हैं, हिंदी राज्यों में भी आपको अलग अलग शब्दावलियों के साथ देखने के लिए मिलेंगे। अलग अलग शब्दावलियां आपको मिलेंगी। जैसे एक गीत मैंने अभी सुना, बड़ा मजा आया कि गेहुआ के बलिया फूलन लागी और फगुने में बब्बा देवर लागी हो। और इसका देखिए फिर वो क्या कहते हैं कि इसी मौसम में जो भेड़ा है वो बुकर लगता है, भेड़ा बुकर लागी हो, बब्बा देवर लागी। अब ये जो बुकर शब्द है, अब इसको बहुत कम लोग इससे परिचित होंगे। ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि बकरी और बकरा शब्द है, लेकिन एक शब्द भी आता बुकरा। अवधि क्षेत्र में बकरा नहीं कहा जाता, बोकरा कहा जाता है। घर वाले भी अगर नाराज होते, बच्चों से कहते हैं कि अरे बोकरा के जैसे दाढ़ी रखा है यहां, बोकरा। बकरा नहीं बोकरा कहा जाता है, और बकरी नहीं बोकरी कही जाती है, बोकरी बोकरा, इस तरीके से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो दरबारी या फारसी शैली थी, यह अपनी तरह की शैली थी। यानी जो फारस के भारत पे शासन करने वाले लोग थे, वो अपने दरबारों में जिस भाषा का प्रयोग करते थे, उनमें फारसी शब्दावलियों का आधिक्य था, फारसी शब्दावलियों का प्रयोग अधिक किया जाता था। तो यह दरबारी या फारसी शैली थी। दूसरी हिंदुस्तानी शैली। तो दरबारी शैली मतलब कौन सा दरबार? फारस का दरबार। हिंदुस्तानी शैली कैसी थी? जिसमें हिंदी और फारसी मिश्रित थी। ठीक है। तीसरी शैली कौन थी? हिंदवी शैली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। इसमें क्या था? तत्सम शब्दावली का आधिक्य, यानी जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिकाधिक किया गया, वह हिंदवी शैली कहलाई। जिसमें हिंदी और फारसी मिश्रित बातचीत होती थी, वो हिंदुस्तानी शैली कहलाई। और तीसरी जो दरबार में प्रयोग की जाने वाली भाषा थी, जो उसमें फारसी शब्दों की प्रमुखता थी, आधिक्य था, वह दरबारी या फारसी शैली कहलाई। पूछा जा सकता है कि जॉन गिलक्राइस्ट खड़ी बोली के कितने रूप मानते हैं? तो जॉन गिलक्राइस्ट खड़ी बोली के 3 रूप मानते हैं, जिसमें दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली और हिंदवी शैली। ये प्रमुख 3 शैलियां हैं जो आपको याद रखनी है,
जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अब पूछा जाएगा कि गिलक्राइस्ट को सबसे अधिक जो शैली पसंद थी कौन सी थी, तो यहां हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी सबसे अधिक प्रसिद्ध, मतलब उनको पसंद थी। तो गिलक्राइस्ट की पसंदीदा शैली कौन सी थी? हिंदुस्तानी। ठीक है, इसे याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहां पर एक बात आती है, भारत में हिंदी को लेकर बड़ा विवाद रहा है, आज भी बहुत विवाद है। अब स्टालिन महोदय क्या कह रहे हैं कि 4 डायमेंशनल लैंग्वेजेस का जो फॉर्मूला है एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 3 भाषाओं का अध्ययन करना है। वो कह रहे हैं कि कोई भी सरकार हमारे ऊपर हिंदी को थोप नहीं सकती है, और हिंदी को थोप कर हमारी भारतीय भाषाओं को या तमिल इत्यादि भाषाओं को समाप्त करना चाहते हैं, इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है। अब इस तरह के आरोप में क्या सच्चाई है? तो गवर्नमेंट ने इसकी सफाई दी कि भाई हम थोप नहीं रहे हैं, आप चाहें तो इसका प्रयोग करें और इसके स्थान पर आप अपनी रीजनल लैंग्वेजेस का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के 3 भाषाओं को पढ़ना पड़ेगा। तो गांधी जी या उस दौर के और भी सारे नेता थे, वो भारत की एक भाषा, राष्ट्रभाषा की चर्चा कर रहे थे कि भाई ऐसी है कि भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। जैसे संविधान में आप देखें तो भारत के राष्ट्रपिता कोई नहीं है, भारत का राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है, भारत का राष्ट्रीय कवि कोई नहीं है। भाई आप कहेंगे कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त है, मैं कहूंगा नहीं। आप कहेंगे कि भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी है, मैं कहूंगा नहीं। आप कहेंगे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, मैं कहूंगा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये केवल और केवल मौखिक है, कहीं पर संविधान में इसका वर्णन नहीं है। तो जिसका संविधान में वर्णन नहीं है, इसका मतलब उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे ही गांधी जी चाहते थे कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी बने, लेकिन किस हिंदी को वो राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे? तो वो हिंदुस्तानी भाषा को गांधी जी हिंदुस्तानी शैली वाली भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते। देखिए, बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होता है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा आज नहीं है। हाँ, हिंदी जो है वह राजभाषा है। द ग्रेट पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान ऑफ हिंदुस्तान कौन और किस भाषा को कहता था? तो हिंदुस्तानी भाषा को ठीक है,
याद रहेगा। गिलक्राइस्ट ने 19 पुस्तकों की रचना की, लेकिन सारी पुस्तकें जो है वो हिंदी से संबंधित नहीं थी। हिंदी से रिलेटेड जो किताबें थीं, उन किताबों की अगर चर्चा करें तो ए डिक्शनरी इंग्लिश एंड हिंदुस्तान, ए डिक्शनरी इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ठीक है, 1887 1790 और ये दो पुस्तकें हैं इनकी, सब भाग में है वही, प्रथम भाग और द्वितीय भाग, 1787 और 1790। ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, हिंदुस्तानी लैंग्वेज विद ए सप्लीमेंट, यह दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है। 1798 में द हिंदी मैनुअल, अठारह सौ दो में डायलॉग्स इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, डायलॉग्स इंग्लिश एंड इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, 1820 ईस्वी। तो ये चार प्रमुख जो पुस्तकें हैं, जो भारतीय भाषाओं से संबंध रखने वाली संबंधित पुस्तकें हैं, जिनको उन्होंने लिखा था। अब कुछ और बातें फोर्ट विलियम कॉलेज के विषय में हम लोग देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कैप्टन जॉन विलियम टेलर के विषय में देख लेते हैं। कैप्टन जॉन विलियम टेलर, ठीक है। इन्हें संस्कृत तथा भारतीय भाषाओं से प्रेम था, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? जो टेलर साहब थे वो सभी भाषाओं से प्रेम करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनके यहाँ सब
कपड़ा सिलाने आते थे, इस तरह से याद रखेंगे। इन्होंने एक अनुवाद किया, बहुत प्यारा अनुवाद किया, इंपॉर्टेंस ऑफ लव। इंपॉर्टेंस ऑफ लव 1828 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया। पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद इस नाम से कौन करता है? इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी ग्रामर, इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी ग्रामर 1800, अच्छा 28 ऊपर वाला ही था। अठारह सौ 22 ईस्वी में, और ये क्या था, एक प्रकार से अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी थी। ठीक है, इसका रूप बाद में इस नाम से आता है 1831 में। अब इसमें जैसे कुछ चीजें और पूछी जाती है, देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद था। अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है? प्रेम है, प्रेम ही है, तो उसको इस रूप में हम याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द लव। ठीक है, अब देखिए जहां भाषा मुंशी पूछा जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज का, या कई बार भाखा मुंशी पूछा जाता है, दोनों शब्दों से आप परिचित रहिए। भाषा भी पूछा जा सकता है और भाखा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें जो भाषा मुंशी थे वो कौन थे? लल्लू लाल। अब देखिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार ये एकदम लल्लू टाइप का दिखता है, और देखो इतनी सुंदर कन्या इसके साथ टहल रही है। तो इसके पीछे कारण क्या होगा? बहुत सारे लोग सोचते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसके पास बहुत सारा पैसा होगा, अलग अलग तरह की बातें आती हैं। लेकिन हमें कैसे याद रखना है कि कोई भाषा मुंशी है और लल्लू है, तभी लोग उससे प्रेम करने लगते हैं। कैसे? देखिए प्रेम की भाषा जो जानता है वो कैसा भी व्यक्ति हो, लंबा ऊंचा छोटा ठिगना पतला मोटा काला गोरा, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन जो प्रेम की भाषा जानता है, प्रेम की भाषा जानने वाले व्यक्ति के पास कोई भी आ जाएगा। तो जो व्यक्ति एकदम कलूटा है, उसके साथ कोई गोरी कन्या टहल रही है, तो उसको क्या आती है? भाषा आती है। किसकी? प्रेम की भाषा। यानी लल्लू लाल भाषा मुंशी थे, इस तरह से आपको याद रखना है। 1763 से 1825 इनका समय हो गया। कब ये पद तक रहे? 1800 से 1824। भाषा मुंशी यानी 24 साल तक ये भाषा मुंशी पद पर रहते हैं।
अब हर एक व्यक्ति का अपना एक रिटायरमेंट का काम होता है कि भाई मैं रिटायर होऊंगा तो मैं क्या करूंगा। आपने भी सोचा होगा कि नौकरी मिलेगी फिर रिटायरमेंट में क्या करेंगे, क्योंकि भाई मैं रिटायर हो रहा हूं तो कुछ काम कर लूं। तो उन्होंने क्या काम किया, 1824 में आगरा में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो इन्होंने क्या किया, 1824 में आगरा में संस्कृत कॉलेज में लिख दिया। संस्कृत प्रेस की स्थापना कर देते हैं। आगे अब इनकी रचनाएं और इनका जो योगदान है देखते हैं। साथियों इनकी रचनाएं 1000 बार अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लें तो वह भी कम है, पूछी जाएंगी, बहुत जरूरी है, याद करके रखिए। पहली रचना, तो आप एक व्यक्ति को याद करेंगे कि जो व्यक्ति लल्लू है, व्यक्ति कैसा है, लल्लू है, और उसको कहां बैठाया गया, सिंहासन पर बैठा दिया गया। एक व्यक्ति जो लल्लू है उसको सिंहासन पे जब आप बैठा देंगे तो क्या दिखाएगा, वो बत्तीसी दिखाएगा। यही हमारा ट्रिक है। तो एक लल्लू व्यक्ति को सिंहासन पर बैठाया गया तो बत्तीसी दिखाने लगता है, सिंहासन बत्तीसी। और सिंहासन पर बैठकर बत्तीसी दिखाते हुए क्या करता है, बेताल पच्चीसी, बेताल पच्चीसी पढ़ने लगता है। ठीक है, तो लल्लू लोग, एक लल्लू जिसको सिंहासन पर बैठाया गया, सिंहासन पर बैठते उसने अपनी बत्तीसी दिखा दी। बत्तीसी का मतलब जानते हो, दांत चियारना, दांत चियारना का मतलब दांत दिखा देना। तो सिंहासन बैठा, अपनी बत्तीसी दिखाया और फिर उसने बेताल पच्चीसी पढ़ना शुरू कर दिया। और उसके बेताल पच्चीसी पढ़ने का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि भैया तुरंत जो है एक सुंदर कन्या शकुंतला आ जाती हैं, कहती हैं तुमने मुझे बुलाया, यानी तीसरी रचना जो होती है शकुंतला हो जाती है। शकुंतला जाती हैं क्यों, क्योंकि उसने सबसे पहले वो व्यक्ति सिंहासन पर बैठा बत्तीसी दिखाने लगा, और बत्तीसी जैसे दिखाया लोग कहे अच्छा बेवकूफ आदमी बैठ गया। उस पे बैठने के बाद तुरंत उसने बेताल पच्चीसी पढ़ना चालू कर दिया, और बेताल पच्चीसी जैसे उसने पढ़ा, उसकी बेताल पच्चीसी को सुनकर शकुंतला दौड़ी चली आई। कौन चली आई, शकुंतला दौड़ी चली आई। जब शकुंतला चली आई तो कहीं शकुंतला से उन्होंने क्या कहा कि ऐसा है कि शकुंतला मैं तुमसे यहां पर ऐसे नहीं मिलूंगा, कहां मिलूंगा, तो कहते हैं माधवानल। कहां मिलूंगा, माधवानल, माधव के नल पर मिलूंगा, यहां पर दरबार में मिलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, सब कहेंगे कि बताओ ये यहां पर मिल रहा है। तो कहता है कि मैं माधव के नल पे मिलूंगा। ठीक है, तो अगली रचना 1802 में क्या हो गई, माधवा नल हो गई। तो कहीं माधव के नल पे मिलेंगे और वहां तुमसे इतना प्रेम करेंगे कि क्या बन जाएगा, प्रेम का सागर बना देंगे। अब नल से पानी निकलेगा प्रेम वाला, क्या बनाएंगे, प्रेम सागर या नागरी दशम। इतना प्रेम किए कि नागरी दशम या प्रेम सागर हो गया। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, 1809 ईस्वी में, इसके विषय में थोड़ा सा लिख लें। श्रीमद् भागवत पुराण के
भागवत पुराण के 10वें स्कंध का हिंदी अनुवाद। तो नल पे जाएंगे तो क्या होगा? बहुत सारा प्रेम होगा। ठीक है, प्रेम सागर हो गया। अब लल्लू क्या करने लगे? माधव के नल पर प्रेम करने लगे। किससे? शकुंतला से। अब एक व्यक्ति जो राजा है, अब वो किसी के नल पर जाकर प्रेम करने लगे, तब क्या होगा? हाँ, कहीं के 1810 है, कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर में मत आइए। 1810 है। तो बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो इतिहासकारों के अनुसार बताई जाती हैं कि किसने क्या कहा। अब क्या होता है, इनके प्रेम को आधार बना के राजनीति होने लगती है कि बताओ, एक लल्लू को सिंहासन दे दिए, बत्तीसी दिखाते हुए राजपाट छोड़कर बेताल पच्चीसी पढ़ रहा है, शकुंतला को माधव के नल पे बुलाकर प्रेम सागर कर रहा है, प्रेम कर रहा है, उस पर राजनीति होने लगती है। राजनीति यानी 1809। अब ये राजनीति जो है हितोपदेश का ब्रजभाषा वाद है। ठीक है, तो क्या हो गया? ब्रजभाषा में अनुवाद है ये राजनीति का। ठीक है, अब यहां पर राजनीति होने लगी। अब राजनीति जब होती है तो लोग क्या सबसे ज्यादा खोते हैं? कायदा खो देते हैं, भाषा की कायदा भूल जाते हैं कि किस तरह से उनको बात करनी चाहिए। तो राजनीति होते होते इतना ज्यादा हो गई कि लोग भाषा का कायदा ही भूल गए। भाषा कायदा, ठीक है, यानी गाली गलौज पर लोग उतर आए। ये क्या है? ब्रजभाषा व्याकरण। अब ये कोई कहानी नहीं है, मैं केवल आपको याद करने का ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, तो भाषा कायदा हो गया, ब्रजभाषा व्याकरण है। अब क्या है, यह इनकी एकमात्र मौलिक रचना है जो जो अप्रकाशित है, मतलब इसका प्रकाशन नहीं होने पाया है। ठीक है, अब लोग क्या कहने लगे कि कायदा लोग भूल गए और बेकायदे की बात करने लगे राजनीति के बाद। फिर क्या होता है? लतायफ हिंदी नकलियात। हिंदी नकलियात। ठीक है, अब तो भाषा का कायदा लोग जब भूले तो लोग क्या कहने लगे कि अरे लल्लुआ नकली है और ये लतियावे लायक है। ठीक है, लतायफ ए हिंदी नकलियात, ये ट्रिक है, कोई इस तरह से कहा नहीं है जिससे आपको याद रहे। जब भी आप इस तरह से गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो चीजें जल्दी याद होती हैं, बस यही है। तो लोग भाषा की कायदा को भूलकर उसको नकलियात कहने लगते हैं कि लल्लू नकली आदमी है। बताओ, ऐसे उसको नहीं कहना चाहिए। ये 100 लघु कथाओं का संग्रह है। कथाओं का संग्रह है। कितनी भाषाओं में है? खड़ी, ब्रज और हिंदुस्तानी भाषा। ठीक है, तो 3 भाषाएं हैं जिसमें
100 कहानियों का संग्रह इसमें रखा गया। अब जब लोग कहने लगे कि लल्लू नकली आदमी है और उस पर सैकड़ों कहानियां लोग बताने लगे कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, अंत में क्या होता है कि लल्लू इतना आगे बढ़ गया कि जो नल पर विलास करता था वो सभा में विलास करने लगा। पहले क्या करता था, माधव के नल पर बुलाता था, अब कहां बुलाने लगा कि चलो ठीक है अब सभा में ही विलास करूंगा। अब वो सभा में विलास करने लगता है। और ये किस तरह का ग्रंथ है, ये पद्य संग्रह है। मतलब उसके ऊपर इतनी भाषा की कवायद रखी गई, इतनी उसको लतायफ और नकलियात भी कहा गया, जिससे वो नाराज होकर सभा में ही विलास करने लगता है। ठीक है, और अंत में उस माधव को भी बुलाता है जो जिसके नल पे घटना हुई थी, यानी माधव विलास। यह कैसा है, चंपू रचना है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एक रचना लिखी है जो आप सब जानते होंगे, उसको ट्रिक से याद कराने की आवश्यकता नहीं है। लाल चंद्रिका। अब आप सब बता दीजिए कि ये ट्रिक कैसा लगा आप सबको। लल्लू लाल की सारी रचनाएं याद हो गई कि नहीं याद हो गई? एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि ट्रिक कैसा लगा और लल्लू लाल की सारी रचनाएं याद हुई कि नहीं याद हुई। अब लाल चंद्रिका के विषय में थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं। 1818 ईस्वी में रचना होती है और यह बिहारी सतसई यह बिहारी सतसई की टीका है। देखिए, माधव विलास, माधवानल, काम कंदला, इस पर बहुत सारी, हमको क्या लगता है कि एक दर्जनों रचनाएं हैं। लाल चंद्रिका की भूमिका में लल्लू लाल ने अपनी रचनाओं की भाषा भाषा के तीन रूप माने हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा और रेखता। ठीक है, ये तीन लोग हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और रेखता वाले। ठीक है, लल्लू लाल की भाषा साफ सुथरी नहीं है। भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रेम सागर की भाषा ब्रज,
ब्रज एवं शैली पंडिताऊ है बच्चन सिंह। ये दो महत्वपूर्ण बातें जो हैं इनके विषय में जो कही गई हैं वह भी हम लोगों ने आज लिख लिया। तो कुल मिलाकर फोर्ट विलियम कॉलेज के विषय में और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको हम आगे के चैप्टर में करेंगे, यानी कल के वीडियो में करेंगे। आज की क्लास आप सबको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे नए बैच से जुड़ना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर बीपीएससी टीयर 4 DSSB टीजीटी पीजीटी के किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, एनवीएस केवीएस और ईएमआरएस के बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें सीधा व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9828959237। इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करेंगे तो हमारी टीम खुद आपको रिस्पॉन्ड करेगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों से मिलेंगे जल्दी। धन्यवाद, नमस्कार।